पाकिस्तान के पड़ोस में इंडिया में बीजेपी के फॉलोअर्स खुशी से पागल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया फतह कर ली है। उन्हें लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती के बीच में, डिफेंस डील के बीच में खंजर खोप दिया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उम्मा की ताकत को तोड़ दिया है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये वो कमेंट्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिनों के अंदर देखने को मिले हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्या है। 19 जनवरी सन 2026 को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान अपने प्राइवेट जेट में इंडिया लैंड करते हैं और इस 3 घंटे के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है जो आपने सोचा नहीं था। $200 बिलियन के ट्रेड टारगेट्स, $3 बिलियन की एलएनजी डील, डिफेंस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कॉर्पोरेशन, स्पेस प्रोग्राम की पार्टनरशिप और बहुत कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर एमबीजी को रिसीव किया है। हेड ऑफ द स्टेट के लिए इतना बड़ा जेस्चर कि बहुत रेयर है। लेकिन सवाल यह है कि इतना जल्दी क्यों? क्योंकि आज से सिर्फ 4 महीने पहले सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने SMDA साइन किया है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। नेटो आर्टिकल 5 जैसी लैंग्वेज के एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। और सिर्फ हफ्ता पहले पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने ट्राइलेटरल डिफेंस डील अनाउंस की है। तो आज बात करते हैं कि ये सब कुछ इतना तेजी से क्यों हो रहा है। यूएई ने इंडिया से डील क्यों की, जबकि यूएई खुद ब्रिक्स का मेंबर है और इंडिया जो ब्रिक्स को 2026 में चेयर कर रहा है वो खुद नेवल एक्सरसाइज से भाग रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में उनकी दोस्ती में दरार क्यों आ रही है और इस सब का पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस डील के साथ क्या लेना देना है? क्या वाकई उम्मा की पावर में और उम्मा की ताकत में खंजर खोपा जा रहा है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इस डील की डिटेल समझते हैं कि कैसे इस 3 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 12 मेजर आउटकम्स इंडिया ने ट्राई किया अचीव करने के लिए। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी। उसके बाद $200 बिलियन के ट्रेड के टारगेट्स बाय 2032। करंटली दोनों के बीच में $100 बिलियन का ट्रेड है और इसे अगले 6 साल के अंदर डबल करना चाहते हैं। नंबर 3 पर $3 बिलियन के एलएनजी डील, एडनॉक गैस से हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 10 साल तक 0.5 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी ईयरली बेसिस पे दी जाएगी। यानी अब इंडिया बनेगा यूएई का सबसे बड़ा कस्टमर। उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, लार्ज रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs के ऊपर मिलकर काम होगा। फिर स्पेस पार्टनरशिप, जॉइंट लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस, सैटेलाइट फैब्रिकेशन, स्पेस एकेडमीज। सुनने में लगता है कितना कुछ हो रहा है। इसके अलावा डिजिटल एम्बेसी का कॉन्सेप्ट, जिस पर कई मुल्कों ने काम करने की कोशिश की लेकिन अभी तक किसी को कोई खातिर खा कामयाबी मिली नहीं है। और उसके अलावा ढोलरा इन्वेस्टमेंट, गुजरात में एयरपोर्ट, पोर्ट, MRO फैसिलिटी, स्मॉल अर्बन टाउनशिप की डेवलपमेंट। इतना कुछ सिर्फ 3 घंटे के अंदर अचीव किया। When something is too good to be true, then it probably is। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है कि ये सब कुछ, इतना जल्दी कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज इंडिया ने खुद लिखा है कि इंडिया हैज डीपन्ड इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द यूएई इन रिस्पांस टू द पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। यानी ये बात इंडिया का मीडिया खुद मान रहा है कि ये जो डील पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में है डिफेंस को लेकर, ये सब उसका रिएक्शन है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यूएई ने यह डील इंडिया के साथ क्यों की। दिसंबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने गल्फ की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2 दिसंबर को क्या हुआ था।
2 दिसंबर सन 2025 को यूएई बैक्ड, और इसको एनालिस्ट कहते हैं कि ये यूएई बैक्ड है। यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी ने यमन में एक ऑफेंसिव लॉन्च किया हजरुल मौत में और अल महरा प्रोविंसेस में, और वहां पर प्रोविंस पर कब्जा कर लिया। ये वो रीजन है जो सऊदी अरेबिया की बॉर्डर के साथ है। अब जरा इमेजिन करें कि आपके बॉर्डर के साथ एक ऐसा इलाका हो, एक ऐसा रीजन हो जहां पर यूएई बैक्ड एक और मुल्क का बैक्ड एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर कब्जा कर ले तो क्या होगा। सऊदी अरेबिया ने इसको अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया कि हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है। 30 दिसंबर को सऊदी अरेबिया एयरफोर्स ने यूएई लिंक्ड वेपन शिपमेंट पर बॉम्बिंग की मलक्का पोर्ट पर, और उसके बाद यमन गवर्नमेंट ने यूएई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि सब फोर्सेस को लेकर यूएई बाहर निकल जाए। यूएई ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया। एसटीसी का लीडर यानी इदरस अल जुबैदी, उन पर ट्रीजन का चार्ज लगा और वो भागकर यूएई पहुंच गया। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने लिखा है कि इट स्टार्टेड एज अ स्पैट बट क्विकली spiraled into what some observers are calling a diplomatic divorce between Saudi Arabia and the UAE. अब UAE की प्रॉब्लम को समझते हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन कर ली। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने तुर्की को भी इस बायलेटरल डील में शामिल करके इसे एक ट्राइलेटरल डील बना दिया। सऊदी अरेबिया और यूएई की यमन पॉलिसी में क्लैश है, और सऊदी अरेबिया ने यूएई को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया बॉम्बिंग और फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिलवाकर। यूएई ने अपने आप को आइसोलेटेड महसूस किया, और एनालिस्ट कहते हैं कि तब यूएई ने सोचा कि हमें एक बड़ी पावरफुल मूव चाहिए, एक बड़ा पावरफुल एलाय चाहिए, और वो पावरफुल मूव उन्हें इंडिया की सूरत में नजर आई। जी न्यूज इंडिया का अपना मीडिया ये एनालिसिस पेश करता है कि यूएई इज टर्निंग इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर amid regional uncertainty caused by rivalry with Saudi Arabia over influence in Yemen and beyond, facing potential isolation due to Saudi's new partnership with Turkey and Pakistan. The UAE seeks a powerful, reliable ally. अब कहानी में समझते हैं कि सारी कहानी में इंडिया की पोजीशन क्या है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है कि इंडिया इस सारी डील से करना क्या चाहता है। अब समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात। 2026 में इंडिया ब्रिक्स को चेयर कर रहा है, और ब्रिक्स का समिट इंडिया में होने वाला है, और इस समिट में शी जिनपिंग, पुतिन, इन सब ने आना है। लेकिन 9 से लेकर 16 जनवरी 2026 को ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज पे था। विल फॉर पीस 2026, विल फॉर पीस 2026 के नाम से ये नेवल एक्सरसाइजेस साउथ अफ्रीका में जारी थी। लेकिन इन एक्सरसाइजेस में सब नजर आए, एक मुल्क नजर नहीं आया। इस एक्सरसाइज में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, पहले वो समझते हैं। इस एक्सरसाइज में चाइना था एज अ लीडर ऑफ द एक्सरसाइज। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजे चाइना ने, रशिया ने कॉर्वेट भेजा, ईरान ने अपना डिस्ट्रॉयर भेजा, यूएई ने भी कॉर्वेट भेजा, बिल्कुल यूएई ने भी पार्टिसिपेट किया। साउथ अफ्रीका ने फ्रिगेट भेजा, और एज ऑब्जर्वर्स ब्राजील मौजूद था, इजिप्ट मौजूद था, इंडोनेशिया मौजूद था, यहां तक कि इथियोपिया भी मौजूद था। लेकिन ब्रिक्स का 2026 का चेयर इंडिया कहां था इस सब में? ऑब्जर्वर तक नहीं बना, और इंडिया ने अपना मिशन नहीं भेजा। अल जजीरा ने लिखा है, फॉर न्यू दिल्ली opting out of the drills is about balancing ties with the United States. Sunday Guardian का एनालिसिस है कि इंडिया made a considerable political decision not to participate to avoid being drawn into a military configuration that increasingly features countries locked in confrontation with the United States. देखिए भाई, बात है बड़ी सिंपल। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्रिक्स का मतलब है वेस्टर्न डोमिनेंस के अगेंस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाना। ब्रिक्स का मतलब है डॉलर की हेजमनी को तोड़ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव पेश करना। और जब ब्रिक्स के सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक साथ होते हैं, लेकिन ब्रिक्स का चेयर वो अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है,
तो आपको कुछ गेम समझ में आने लगती है। आपको यह पता चलता है कि यूएई ने ब्रिक्स में नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट भी किया, कॉर्वेट भी भेजा, और 3 दिन के बाद यूएई ने इंडिया से डिफेंस डील भी साइन कर ली। यानी यूएई ब्रिक्स के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है, I2U2 जो कि अमेरिका इजराइल वाला ग्रुप है उसमें भी है, लेकिन इंडिया अब सिर्फ अमेरिका के कैंप में है। यानी इंडिया ने सिर्फ डिवोर्स ईरान को नहीं दिए, इंडिया ने डिवोर्स रशिया को भी दिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडिया ने दोस्ती की बांग्लादेश से और उनको छोड़ दिया, दोस्ती की श्रीलंका से उनको छोड़ दिया, दोस्ती की नेपाल से उनको छोड़ दिया, दोस्ती की रशिया से उनको छोड़ दिया, दोस्ती की ईरान से उनको छोड़ दिया, और अब दोस्ती करने चले हैं ये यूएई के साथ। अब जरा अपनी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और बात करते हैं पाकिस्तान सऊदी SNDA की, जो कि सितंबर 2025 में साइन हुआ। उसकी लैंग्वेज कहती है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। और अब ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बनने जा रहा है 2026 में। अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़पेपर, ड्राफ्ट एग्रीमेंट तीनों मुल्कों के पास है, अनाउंस हो चुका है, और उसके बाद बहुत जल्दी मंजर आम पर भी आ जाएगा। ब्लूमबर्ग इसको रिपोर्ट करता है और कहता है कि सऊदी अरेबिया ब्रिंग्स फाइनेंशियल क्लाउड, Pakistan has nuclear capability, ballistic missiles and manpower, while Turkey has military experience and has developed a defense industry। और ये जो लैंग्वेज है ना कि एक पर अटैक दूसरे मुल्क पर भी अटैक समझा जाएगा, ये नेटो आर्टिकल 5 जैसी लैंग्वेज है, यानी म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज। आई नो I should not be the one breaking this news to all the BJP followers, लेकिन बात यह है कि अगर आप इस पूरे एग्रीमेंट को खोलकर पढ़ लें कि जो यूएई और इंडिया के साथ है, आपस में साइन हुआ है, you would be surprised कि ये सिर्फ एक लेटर ऑफ इंटेंट है, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की तरफ काम अभी होना है। खुद इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने क्या कहा है, जरा खुद सुन लीजिए। To work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership in order to expand the existing bilateral defense cooperation. वो कहते हैं कि this document is not a response to any event that may have taken place in the region, a natural evolution of already strong defense पार्टनरशिप्स। वो बात करते हैं कि इसका फोकस एरिया डिफरेंट है, इसका फोकस एरिया है डिफेंस, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म फॉर दैट मैटर। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज अभी तक इसमें शामिल नहीं है। सो इस पूरी वीडियो से आपको क्या की टेकअवेज मिलते हैं? पहला टेकअवे ये कि पाकिस्तान सऊदी तुर्की अलायंस जो बनने जा रहा है, ये न सिर्फ इकोनॉमीज को स्टेबिलिटी देता है, बल्कि ये इस्लामिक नेटो की तरफ, उम्मा की तरफ भी पहला कदम है। दूसरा की टेकअवे ये है कि इंडिया और यूएई के बीच में होने वाली डील ये डेस्परेशन को शो करती है। इतनी जल्दी थी मोदी जी, इतनी क्या जल्दी थी कि एक डील में इतना कुछ आपने डाल दिया। यूएई को शायद अपनी आइसोलेशन खत्म करनी है अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट, और इंडिया को कुछ बड़ा चाहिए था टू शो द अमेरिकन्स कि हम आपके साथ हैं, हम सऊदी अरेबिया को भी छोड़ने को तैयार हैं, हम रशिया को भी छोड़ने को तैयार हैं, हम ईरान को भी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम अमेरिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा एक और की टेकअवे वो ये कि इंडिया हैज प्रोबेबली मेड अ ब्लंडर, और उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में अगर गल्फ की पॉलिटिक्स बदलती है, अगर रिफ्ट्स बढ़ती हैं, तो सऊदी इंडियन रिलेशनशिप पे उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। बट प्रोबेबली इंडिया हैज नॉट कैलकुलेटेड इट। एज आई सेड, मोदी जी आप पैनिक कर गए। एंड लास्टली, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, इंडिया इज स्टिल प्लेइंग द डबल गेम। एक तरफ वो ब्रिक्स को चेयर भी करना चाहता है, दूसरी तरफ नेवल एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, यूनाइटेड स्टेट्स को खुश करना चाहता है, रशिया को छोड़ना चाहता है, ईरान को छोड़ना चाहता है, बांग्लादेश को छोड़ना चाहता है, नेपाल को छोड़ना चाहता है, श्रीलंका को छोड़ना चाहता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए कि इंडिया जिससे दोस्ती करता है,
उसे धोखा देता है। सो जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलने की जरूरत है, वरना आप खित्ते में बड़ी पोजीशन तो क्या, किसी के लिए काबिले एतमाद भी नहीं रहेंगे। इंडिया ने चार बाहर की पोर्ट छोड़कर सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया, इंडिया ने अफगानिस्तान की अल्टरनेट सप्लाई लाइन को भी बंद कर दिया और अफगानियों को भी धोखा दे दिया। दुनिया की पॉलिटिक्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बदल रही है, जियो पॉलिटिक्स में रोज नई तब्दीलियां आ रही हैं और इतनी टेक्टोनिक चेंजेस को इंडिया गलत समझ रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम फोर्स्ड टू से दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी नीड्स टू चेंज हिज एडवाइजर्स, क्योंकि जो दुनिया की पॉलिटिक्स बदल रही है, इंडिया is reading it wrong.